Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे। आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10। अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को। अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का। देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके। यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे। 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज। ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक। ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है। बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं। इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ। ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ अप्रैल मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस सेशन को ज़रूर देखना एंड नोट्स बना के ज़रूर चलना। बहुत छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बिल्कुल छोटी टॉपिक्स में आपको एकदम वन लाइनर फॉर्मेट में भी पढ़ाऊंगा मैं। आपको नोट करके ज़रूर चलना है। नोट करेंगे तो आपको रिवीजन में हेल्प रहेगी। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे लामित्य। लामित्य एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 2 कंट्रीज के बीच में हुई थी, इंडिया एंड शीशेल्स। याद रखना, इसका 9वां एडिशन अभी हमें देखने को मिला लामित्य का, इंडिया और शीशेल्स के बीच में। लोकेशन क्या रहेगी? शीशेल्स में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। 9वां एडिशन ऑफ लामित्य कहाँ पे हुआ था? शीशेल्स में। पहली चीज याद रखेंगे, कब से कब तक हुई? 22 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई शीशेल्स में ही, इंडिया और शीशेल्स के बीच में, और इनका 9वां एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखना, मरकरी से कौन सी डिजीज होती है? मिनमाटा। मिनामाटा वो डिजीज है जो आपकी मरकरी के एक्सेसिव यूज से होती है। ठीक है, तो अभी 2 ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, एक कंट्री इंडोनेशिया और दूसरा यूनाइटेड नेशन, ये दोनों सपोर्ट ढूंढ रहे हैं काफ़ी अलग कंट्री से, ऑर्गेनाइजेशन से, कि हमें जो ग्लोबल इलीगल ट्रेड है ना मरकरी का, उस पे रोक लगानी है, उसको चेक पे रखना है कि ज़्यादा लोग
इसका इलीगल ट्रेड ना करें मरकरी का, क्योंकि ये पॉइजनस चीज़ है एंड इससे कौन सी डिजीज़ होती है, मिनामाटा डिजीज़ होती है। तो दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें या फिर दो कौन सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं बाकी कंट्री से, दे आर लुकिंग फॉर सपोर्ट, वो है इंडोनेशिया एंड यूनाइटेड नेशन। किसके लिए? मिनामाटा की मरकरी की जो इलीगल ट्रेड है उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ये जो मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी ना, ये इज द मोस्ट ग्लोबल एग्रीमेंट, मोस्ट रिसेंट ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ये अडॉप्ट किया गया था 2013 में और इसको फोर्स मतलब इनटू फोर्स मतलब इट केम इनटू फोर्स ऑन 16 अगस्त 2017। इट वाज द फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो नेगोशिएटेड बाय द 21st मिलेनियम टू एड्रेस द पब्लिक हेल्थ इश्यूज ड्यू टू मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी से कौन सी डिजीज होती है? मिनामाटा होती है। और इसके लिए इलीगल ट्रेड के लिए मतलब इस पे चेक रखने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ढूंढ रही है बाहर से? इंडोनेशिया कंट्री और दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे इंडिया ने अभी यूनाइटेड नेशन वीमेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको 500,000 डॉलर्स कंट्रीब्यूट करे। आई रिपीट, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इंडिया ने कितना अमाउंट अभी कंट्रीब्यूट किया यूनाइटेड नेशन वीमेंस को। ये वीमेंस काम क्या करते हैं? वीमेन इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे ये वर्क करते हैं। आई रिपीट, जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट पे ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन वीमेन वर्क करती है कि वीमेंस को हमें जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है और उनको एम्पावर करना है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना है और वो अपने राइट्स को यूज कर सकें। ये सारे काम इनका होता है बेसिकली। ये यूनाइटेड नेशन की एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इंडिया ने कितना अमाउंट इनको कंट्रीब्यूट किया? अभी 500,000 यूएस डॉलर्स इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये अमाउंट किनके द्वारा हैंड ओवर किया गया? टीएस त्रिमूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति अगर आपको याद हो, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूनाइटेड नेशन। इनके द्वारा ये अमाउंट को हैंड ओवर किया गया टू द यूनाइटेड नेशंस वीमेन डिपार्टमेंट। फिर इसी के साथ साथ याद रखना 2021 में इंडिया ने 300 यूएस डॉलर को भी कंट्रीब्यूट किया था यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। इस बार 2022 में ये रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज निकाली गई है। तो अगर हम बात करें क्वाकरेली की, ये 6 अप्रैल 2022 को निकाली गई थी और ये 12वां एडिशन आपका क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का। और आपको इस बार याद रखें, अगर मैं स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी की बात करूं तो इसमें इंडिया का आईआईटी बॉम्बे की रैंक आई 65th और आईआईटी दिल्ली की रैंक रही 72। ये दोनों इंस्टीट्यूशन हैं जो टॉप 100 में रहेंगे आपके इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। ठीक है, सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन है टॉप 100 में इंडिया से, आईआईटी बॉम्बे 65th रैंक पे और आईआईटी दिल्ली 72nd पोजीशन पे। टॉप की यूनिवर्सिटीज कौन सी आती हैं? एमआईटी, फिर सेकंड पे ऑक्सफोर्ड और थर्ड पे स्टैनफोर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने रशिया को सस्पेंड कर दिया है ह्यूमन राइट काउंसिल से। हम जानते हैं रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन के द्वारा रशिया को एज अ उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल। और इंडिया ने इस पे वोट करने से एब्सटेन किया, मतलब इन्होंने ना उनके फेवर में वोट किया ना उनके अगेंस्ट वोट किया। तो किस कंट्री को अभी ह्यूमन राइट काउंसिल से हटा दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? वो है रशिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे विंड एनर्जी सेक्टर की। अभी रिसेंटली ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया कि अगर हमें 2050 नेट जीरो गोल को अचीव करना है कि हम वहाँ तब 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें, कोई कार्बन एमिट ना हो जब हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सारे अगर हमें गोल्स को अचीव करना है 2050 के, तो हमें जो हमारी विंड एनर्जी सेक्टर की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है ना उसको 4 टाइम्स करना होगा। मतलब अभी जो करंट में मान लो x अगर हमारी ग्रोथ रेट है तो हमें उसे 4x करना होगा अगर हमें मीट करने हैं 2050 के नेट जीरो कार्बन एमिशन गोल्स। इसी के साथ साथ याद रखना इंडिया का जो टारगेट ईयर क्या रहा था, अभी इन्होंने रिसेंटली बताया था कि हम इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे कब तक? 2070 तक। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोबल विंड एनर्जी के काउंसिल के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई जिसका नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022। इन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड की विंड एनर्जी इंस्टॉलेशन है ना वर्ल्ड वाइड, उसको हमें क्वाड्रपल करना होगा, 4 टाइम्स करना होगा, ताकि हम अपना जो 2050 का नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, ये जो हमारा एम है, गोल्स हमने सेटअप किए थे, उसको अचीव किया जा सके। नेक्स्ट डाटा याद रखना कि इंडिया में 2020 में 1.1 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल की गई थी और
2021 में 1.4 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी को इंस्टॉल करा गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ 7600 किलोमीटर जो जनरेट कर सकती है अराउंड 127 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक डाटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया कि जो 99% ऑफ द पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड में, वो पुअर क्वालिटी, एकदम खराब क्वालिटी ऑफ एयर को कंज्यूम करती है, एज ब्रीथ करती है। ये डाटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था। ये डाटा बताता है कि आप कहीं पे भी चले जाइए ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के 99% लोग आपके पुअर क्वालिटी ऑफ एयर को ब्रीथ करते हैं। या तो उनके जैसे पुअर क्वालिटी में आपके क्या क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक रेन इसी की वजह से होती है। आप दिल्ली में देख रहे हैं कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है अभी ज़्यादा पॉल्यूशन होने का? क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि हीट वेव भी आई हुई है। हीट वेव कहाँ पे आई हुई है? इंडिया में आई हुई है, पाकिस्तान में आई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एनर्जी की डिमांड होगी ना वो बढ़ जाएगी। एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो हमें कैसे ना कैसे तो उस एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अभी जो करंट एनर्जी डिमांड है ना हमारी, वो कोल पे डिपेंडेंट है। कोल पे डिपेंडेंट होगी मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन तो फिर रिलीज होगा ही होगा अगर कोल बर्न करके एनर्जी जनरेट करेंगे। इसी वजह से अब हम जो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से शिफ्ट करके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं। रीज़न क्या हो सकता है कि एक तो पॉल्यूशन क्रिएट ना हो और ये अबंडेंट में चीज़ है। जैसे आपकी सोलर एनर्जी अबंडेंट में है, आपकी विंड एनर्जी अबंडेंट में होती है, तो इनका हमें यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा क्या क्या जो हमारे प्योर ग्रीन हाइड्रोजन की आप बात करते हैं, ये भी एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूल ऑफ फ्यूचर है। क्योंकि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में कोई कार्बन रिलीज नहीं करता बर्न होने पे। इसी ने हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस नेचुरल गैस ब्लेंडिंग का एक प्लांट सेटअप किया गया था इंदौर में, अगर याद हो, गेल के द्वारा। फिर प्योर हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट भी सेटअप किया गया था, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट। ये कहाँ पे था? जोरहट असम में सेटअप किया गया था। ठीक है। फिर बायो सीएनजी को लेके, जैसे बायो सीएनजी का प्लांट एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे था? गोवर्धन, वो कहाँ पे था? वो भी इंदौर एमपी में था। कल परसों हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया गया है जो कि बायोगैस से पावर किया जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की मदद से जो आसपास की स्ट्रीट लाइट्स होंगी रात को, जैसे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो एनर्जी को वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स में दिया जाएगा ताकि वो स्ट्रीट लाइट्स में काम आ सके। तो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशन भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। तो कमिंग बैक, 99% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी पुअर क्वालिटी ऑफ एयर को ब्रीथ करती है, और ये डाटा किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, ये बताता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे के दौरान, जो कि 7 अप्रैल को आता है, हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिलीज़ की थी? ये रिपोर्ट रिलीज़ की। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना, जो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी ना, वो है आर प्लेनेट आर हेल्थ। ये आपको थीम याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक डाटा रिलीज़ किया गया था। इन्होंने बताया कि कोविड के आने के बाद और आपकी यूक्रेन वॉर से पहले, ठीक है, मतलब कोविड-19 के इम्पैक्ट से आपके अराउंड 77 मिलियन पीपल वर प्लंज्ड इनटू पावर्टी में चले गए हैं, धकेल दिए गए थे। रीज़न क्या रहेगा? जैसे हमने देखा कोविड-19 आया तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगेगा तो आपके जो सप्लाई चेन थी वो सारी डिसरप्ट हो गई। आपके जो बिजनेसमैन थे, छोटे बिजनेसमैन थे, उनकी आमदनी एकदम ठप हो गई। उनको तो पैसा चाहिए, डे टू डे बेसिस पे पैसा चाहिए। जो लेबर क्लास होते हैं, जो लेबर्स थे, उनको क्या हुआ? पैसे डेली वेजेस आती थी, तो काम ही बंद है, कहीं पे काम ही नहीं करेंगे, एकदम लॉकडाउन है तो लोग काम ही नहीं करेंगे, तो उनके पास पहले ही पैसे नहीं होते थे। और जो डेली वो पैसे डेली पैसा कमा के डेली खाने वाले लोग थे, उनको तो और ज़्यादा दिक्कत पड़ी। तो ऐसा बताया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 77 मिलियन ऑफ पीपल वर plunged into poverty before यूक्रेन वॉर, एंड कोविड-19 वन ऑफ द मेन रीज़न रहेगा इसका, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हम लॉकडाउन देख रहे हैं। अभी रिसेंट में अगर कोविड-19 की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में कोविड-19 बहुत ज़्यादा अभी तबाही मचा रहा है। अगर आपने देखा हो, पहले नॉर्थ कोरिया में कभी केसेस नहीं आए थे। मे बी उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है, कि वो उन्होंने किम जोंग उन ने मना कर दिया था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे किसी भी अपने सिटीजन्स को। तो अब इवन काफ़ी कंट्रीज अर्ज कर रही हैं कि उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। एंड वहाँ पे हम देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मे बी दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जो पहली वेव आती है, हमने भी देखा था पहली सेकेंड वेव जो होती है वो काफ़ी
भयानक होती हैं। तो मे बी वन ऑफ द रीज़न नॉर्थ कोरिया में ये है कि उनकी ये फर्स्ट वेव है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली चाइना में अगर आप देखेंगे, चाइना में भी काफ़ी ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना अडॉप्ट करती है, तो अभी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी सप्लाई चेन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में वन ऑफ द रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ हमारी कम होती जा रही है, जो आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट, आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह भी गिर रही हैं। रीज़न क्या है? एक तो यूक्रेन वॉर है ही है, साथ ही साथ कि चाइना भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, वह उसी ने अपने आप पे रोक लगा रखी है कि उनको अपने कंट्री में कोविड-19 को बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपच्यून की। नेपच्यून एक मिसाइल का नाम है जो कि एक होममेड मिसाइल है। कहाँ की? यूक्रेन की। अगर आपने न्यूज़ सुनी हो कि रशिया का एक शिप था ब्लैक सी में, उसको डुबो दिया गया था अटैक करके, बोला गया था कि यूक्रेन ने उस पर अटैक किया। जिस मिसाइल से उस पर अटैक किया गया था ना, वो यही मिसाइल है नेपच्यून। ठीक है, ये एक होममेड क्रूज मिसाइल है, यूक्रेन के द्वारा इसको बनाया गया। किस कंट्री की है? यूक्रेन की नेपच्यून। नेपच्यून की बात करें तो 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी, 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकती है। एंड इसका वेट 870 किलोग्राम रहेगा। एंड ये 150 किलोग्राम का वॉरहेड, मतलब बारूद जिससे आपका ब्लास्ट होता है, वो कैरी कर सकती है। तो ये है नेपच्यून मिसाइल, किसकी? यूक्रेन की। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से पावर्टी की बात करते हैं। इस बार हम एक्सट्रीम पावर्टी की बात करते हैं और कुछ अच्छी न्यूज़। इंडिया में जो एक्सट्रीम पावर्टी है 2011 से लेके 2019 के बीच में, वो कम हो गई है। बाय कितने परसेंट? बाय 12%। ये डाटा रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिन्होंने बताया कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पावर्टी है ना, वो कम हो गई है बाय 12%। और किस टाइम पीरियड के बीच की बात कर रहे हैं हम? 2011 से लेके 2019 के बीच में। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट आई थी, इसका नाम क्या था? पावर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डेकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी आपकी एक थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अभी जो करंट सिचुएशन है श्रीलंका में, वो ये है कि आज उनका लास्ट डे है फॉर द रिजर्व ऑफ पेट्रोल। मतलब आज के बाद पेट्रोल श्रीलंका में ख़त्म हो जाएगा, वो उनके पास अब और पेट्रोल नहीं बचा है। यही चीज़ था, इससे पहले इंडिया ने उनको फ्यूल एड के लिए, मतलब फ्यूल बाय करने के लिए जो हेल्प करी थी, उन्होंने 500 मिलियन अलग से $500 मिलियन इंडिया ने श्रीलंका को प्रोवाइड किए थे कि वो अपनी कंट्री के लिए फ्यूल परचेज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। तो आपको याद रखना है, इंडिया ने कितना अमाउंट श्रीलंका को दिया था फॉर फ्यूल एड, वो था $500 मिलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ICAI अभी होस्ट कर रहा है 21st एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। ये कहाँ पर होस्ट कर रहा है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में होगा, वहाँ पे इस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स को होस्ट किया जा रहा है, जिसका 21वां एडिशन था। 118 साल के बाद ये हमें देखने को मिल रही है, और ये 4 साल में एक बार कंडक्ट कराई जाती है। और कौन होस्ट कर रहा है इसको? इंडिया होस्ट कर रहा है। और इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इसको होस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज की। तो वर्ल्ड की साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करा रहा है? अभी नाटो के द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। कहाँ पे? एस्टोनिया में इसको कंडक्ट कराया गया था। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? लॉक शील्ड 2022। ठीक है, क्या नाम रहेगा? लॉक शील्ड 2022 इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का नाम रहेगा, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? एस्टोनिया के, जो कि नाटो के द्वारा कंडक्ट कराई गई। और कहाँ पर? एस्टोनिया में। इसी के साथ साथ उस पहली एशियन कंट्री का नाम बता दो जिसने साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया है। वो है साउथ कोरिया। रीज़न क्या रहेगा इनको ज्वाइन करने का? रीज़न ये था कि साउथ कोरिया पे चाइना एज वेल एज नॉर्थ कोरिया दोनों साइबर अटैक कर रहे थे। तो अपनी वो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की वजह से उन्होंने इस साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया। पहली कंट्री कौन सी बनी एशियन? वो है साउथ कोरिया की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड की। अभी रिसेंटली किशोर कुमार दास को कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस लिए? ये एक सोशल वर्कर हैं, एक एजुकेशनल चैरिटी फाउंडर भी हैं। ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला था बिद्योंदो। ये एक आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करता है इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो इन बच्चों के पास पैसा नहीं, जिनको आइडिया नहीं कि कैसे क्या करना है, तो उनको पढ़ाते हैं। इवन उनको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। और जो उनकी आगे फ्यूचर स्टडीज़ है, हायर स्टडीज़ के लिए ये आपका
पैसे भी जोड़ के देते हैं उनको, एज अ स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किशोर कुमार दास ये एक सोशल वर्कर है, बांग्लादेश एजुकेशनल चैरिटी फाउंडर है। ठीक है, इनका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था जिन्होंने फाउंड किया था? बिद्योंदो। और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम बात करेंगे चेन एनालिसिस। चेन एनालिसिस के द्वारा भी एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 2021 में जिन कंट्रियों ने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया सबसे ज़्यादा, उसके बारे में। तो इंडिया ने क्रिप्टो गेन्स की बात करें तो 2021 में इंडिया की जो रैंक रहेगी इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेन्स वो है 21 ऑल ओवर द वर्ल्ड। 21 से याद रखना, 2021 में इंडिया की रैंक थी 21। ठीक है, और क्रिप्टो गेम्स में टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी? वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो गेम्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 मई को आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल को अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, अगर पूछा जाए, स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया था उनके एयरक्राफ्ट से। उस एयरक्राफ्ट का नेम बताओ जिससे इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। वो है सुकोई 30 मार्क 1। इस एयरक्राफ्ट से उसको टेस्ट फायर किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड टूना डे। 2 मई को हम वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर इंडिया बिल्ड कर रहा है पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, कहाँ पर? कोचिन शिपयार्ड्स पे। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पे आपको याद रखना है इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड वेसल डेवलप किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं वर्ल्ड का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कौन डेवलप कर रहा है? बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वो है चाइना के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कथकली डांसर की बात कर रहे हैं हम। एक थे कथक डांसर, लेजेंडरी कथक डांसर, वो थे बिरजू महाराज, यूपी के, जिनमें का निधन हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कथकली डांसर की, वो है मिस मिलेना साल्विनी। ये पेरिस इटली से बिलोंग करती हैं और इनका रिसेंटली निधन हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स की। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने? मैक्स वर्स्टैपन, और ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कृपाण शक्ति की। कृपाण शक्ति ये एक एक्सरसाइज थी जो कि इंडियन आर्मी के ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। आई रिपीट, इंडियन आर्मी के ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। कृपाण शक्ति कहाँ पर कराई गई थी? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इट्स अ रिवीजन टाइम नाउ। अब पुराने करंट अफेयर्स देखते हैं, रिवाइज करते हैं, मज़ा आएगा ज़रा। चलो ज़रा बताओ, पहला क्वेश्चन, अभी यूरोपियन कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, वो है कंगड़ा टी। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा टी को यूरोपियन कमीशन के द्वारा जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, फिर वो पहली कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने लीगल राइट्स दिए वाइल्ड एनिमल्स को? लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स, वो पहली कौन सी कंट्री बनी? वो है आपकी एक्वाडोर। वो है ECUADOR, एक्वाडोर वो कंट्री बनी, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने लीगल राइट्स दिए वाइल्ड एनिमल को। फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं नए पाकिस्तान के? वो हैं शहबाज शरीफ। और ये शहबाज शरीफ कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के? 23rd। पूछा जाएगा 22nd प्राइम मिनिस्टर कौन थे पाकिस्तान के, तो शहबाज शरीफ मत लिख देना, वो थे इमरान खान। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो वर्ल्ड ग्लोबल ग्रोथ या ग्लोबल ग्रोथ, इसको ऐसे समझिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो ग्लोबल ग्रोथ का डाटा दिया था कि हम ग्रो करेंगे, वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड ग्रो करेगा फॉर द फिस्कल ईयर 2022 बाय हाउ मच परसेंट? पहले उन्होंने बोला था कि 4.7% से ग्लोबल ट्रेड ग्रो करेगा, लेकिन इन्होंने फिर अपने जो प्रोजेक्शन है इसको स्लैश कर दिया टू 3%। रीज़न क्या? यूक्रेन वॉर एज वेल एज कोविड, चाइना में कोविड-19। चलिए फिर इसके बाद अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, ज़रा बताओ किनको वो असमी पोएट कौन है जिनको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया? 56th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर में दिया जाता है एंड किनको दिया गया? असमीज पोएट को दिया गया इस बार। कौन है वो? नीलमणि फूकन को।
ठीक है। चलिए फिर अगर पूछूं मैं आपसे अवार्ड से रिलेटेड ही कि पहला लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया पहले लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड से। फिर EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से 2021 के किन को सम्मानित किया गया, वो है फाल्गुनी नैयर और ये को फाउंडर हैं नायका की। फिर हमने कल देखा था कि इंडिया में अगर मैं टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूं, टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करूं तो वो कौन है, यूपी। एंड टॉप फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करूं तो वो है आंध्र प्रदेश। फिर यहीं पे अगर मैं पूछ लेता हूं आपसे, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा के द्वारा लाई गई थी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कब कमीशन हो जाएगा, जुलाई 2024 में ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सेटअप हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था हॉबी हब्स, हॉबी हब्स कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसी के साथ साथ शी ऑटो, शी ऑटो क्या है, ये एक स्कीम स्टार्ट की थी, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था फॉर द सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वुमेन, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वीमेंस के लिए ये शी ऑटो स्टार्ट किया गया था। किस स्टेट के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट अगर पूछा जाए आपसे, पहले हमने बात की थी WTO की, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्लोबल ग्रोथ का फॉरकास्ट किया 2022 के लिए वो था 4.1%, लेकिन उसको फिर अब कम कर दिया टू 3.2%। रीजन बीइंग सेम रीजन, यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन में वॉर चल रही है एंड कोविड-19 की वजह से चाइना में। चलिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, ज़रा बताओ किनको अभी कमला हैरिस, कमला हैरिस कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइज़र कौन बनी, किनको अपॉइंट किया गया एज द डिफेंस एडवाइजर टू कमला हैरिस, वो है शांति सेठी, शांति सेठी। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है, बताओ INS वगशीर, इंडियन नेवल शिप वगशीर को, जो कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, कहाँ इसको लॉन्च किया जाएगा, मुंबई में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। और रशिया ने अभी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जिसका नाम था RS-28 सरमत। क्वेश्चन पूछेगा RS-28 सरमत ये किस कंट्री की इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, तो ये है रशिया की। ठीक। फिर हमने देखा नेटो ने एक्सरसाइज कराई थी एस्टोनिया में, क्या नाम था एक्सरसाइज का, वो है लॉक्ड शील्ड्स। रीजन क्या था, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेटो के द्वारा एस्टोनिया में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है। चलिए इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए आपसे, वर्ल्ड वॉइस डे, वर्ल्ड वॉइस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर UN चाइनीज लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका 20 अप्रैल को UN चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। फिर नेशनल सिविल सर्विसेज डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। देन याद रखना, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, कहां पर, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होगा पेरिस बुक फेस्टिवल में, इंडिया। ठीक है। फिर अगर हम बात करें, भीम UPI को अभी ऑपरेशनल लाया गया नियो पे टर्मिनल्स पे, कहां पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। पहला IIT आउटसाइड इंडिया भी UAE में बनेगा। ग्रे लिस्ट में कौन डाला गया रिसेंटली, UAE को ग्रे लिस्ट में डाला गया। फिर फ्रांस के सेकंड टर्म के प्रेसिडेंट कौन बने, वो है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक। इसी के साथ साथ जरा बताओ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन बने, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। ठीक है, ये नए वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के। फिर जरा बताओ यूपी के CM कौन बने सेकंड टाइम के लिए, वो है योगी आदित्यनाथ। भगवंत सिंह मान ये कहाँ के बने, पंजाब के। फिर एक था माया याद रखना, ये एक 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरला टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था माया को, 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट को। ठीक। इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
सिडबी ने अभी रिसेंटली किस स्टेट के साथ मिलकर टाई अप किया टू डेवलप अ एमएसएमई इकोसिस्टम देयर? वहाँ पे एमएसएमई इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए सिडबी ने किन के साथ टाई अप किया? मेघालय के साथ टाई अप किया। किन के साथ टाई अप किया? मेघालय के साथ टाई अप किया। ठीक है, फिर गोवा के चीफ मिनिस्टर पूछूं मैं आपसे तो कौन बने सेकंड टर्म के लिए? वो है प्रमोद सावंत जी। पहला स्टील स्लैग रॉड, स्टील स्लैग रॉड कहाँ मिलेगा, कहाँ बना है? सूरत में बना है। सूरत कहाँ? गुजरात में बना है पहला स्टील स्लैग रॉड। फिर अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए म्यूजियम कहाँ पे सेटअप किया गया? दिल्ली में इस म्यूजियम को सेटअप किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। फिर बताओ जरा, इंडिया 2025 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रही है? 2020 नए एयरपोर्ट बनाने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 तक। पर्सनल लोन्स मिलेगा प्रिजनर्स को। ये स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट की गई? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स। फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखना, पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड सेटअप किया गया। किसको सेव करने के लिए? अफ्रीका के ब्लैक राइनोस को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को लाया गया, इशू करा गया। ठीक, फिर इसके जरा बात बताओ, किनको रीइलेक्ट किया गया टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? माल्टा की किनको अपॉइंट किया गया एज द रीइलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा? वो है रॉबर्ट अबेला, रॉबर्ट अबेला को। फिर इसके साथ ही साथ जरा क्वेश्चन बता दो, बेस्ट एमएसएमई बैंक कौन सा है? वो है कर्नाटका बैंक। फिर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एक प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया किस मिलिट्री यूनिट को? वो था आईएनएस वोलसुरा को। ये प्रेसिडेंट्स कलर किसी भी आपका मिलिट्री यूनिट जिसने इंडिया को सर्व किया होगा ड्यूरिंग वॉर टाइम्स और ड्यूरिंग पीस टाइम, उनको सम्मानित किया जाता है। और इस बार आईएनएस वोलसुरा को प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर किनको चेयरमैन बनाया गया पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का? पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का किनको चेयरमैन बनाया गया? वो है विश्वास पटेल, विश्वास पटेल को। ठीक है, इसी के साथ साथ जरा बताओ, आपका फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये हुआ है कतर में। फिर याद रखना इनका स्पॉन्सर कौन है? वो है बाइजूस, वो है बाइजूस आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वर्ल्ड कप, जो कि कतर में होगा। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं जरा, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर इसी के साथ साथ एक और याद रखना, 5 अक्टूबर को इस साल से 2022 से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वर्ल्ड नहीं, नेशनल डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे ऑब्जर्व करेंगे हम 5 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, याद रखना, ये भी अच्छा चीज़ है। फिर क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया की रैंक है 136 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और इस पे टॉप करने वाली कंट्री कौन सी बनी? वो है फिनलैंड। ठीक है, वो है फिनलैंड। फिर एक चीज़ और याद रखना है, एक अभी IQ एयर की 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है? वो है आपकी दिल्ली। और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम पे दिल्ली इस लिस्ट में आई है एज द वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। कौन सी है? इंडिया की दिल्ली। फिर एक दो आपसे और क्वेश्चन पूछूं, जरा बताओ, 31st GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए किनको मिला था? नारायण प्रधान जी को 31st GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी? वो है कैरोलिना बिएल्स्का, और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की है। इसी के साथ साथ जरा बता दो, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? ये एक क्रिकेटर थे, ये हैं सुरेश रैना। मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया सुरेश रैना को। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछूं, जरा एक इंपॉर्टेंट डे बताओ मुझे, वो है मार्टिर्स डे। मार्टिर्स डे कह लो या फिर शहीद दिवस,
कब मनाया जाता है मार्टर्स डे और शहीद दिवस? 23 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं मार्टर्स डे या फिर शहीद दिवस। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी आज कि ये आने वाले एग्जाम में काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे डेली बेसिस पे, तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके व्यूज़ क्या हैं। एक कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।